विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संप्रभुता के विविध रूप या विभिन्न प्रकारों के बारे में। संप्रभुता के विविध रूपों में सबसे पहले जो कैटेगरी है जो डिवाइड की गई है वो है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, जिसे कहते हैं नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक ऐसी व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। कहने को तो सैद्धांतिक दृष्टि से सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति या इकाई के पास होती है, किंतु व्यवहार में उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक संप्रभुता का उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है जो व्यवहार में सम्राट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और संसद और मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का ये जो भेद है ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है कानूनी संप्रभुता या लीगल सॉवरेनिटी। राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन करवाने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। ये वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक निर्देशों और जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए गार्डनर इसके बारे में कहते हैं कि कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांत तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को इसी प्रकार का कानूनी संप्रभु कहा जाता है। कानूनी संप्रभुता की कुछ विशेषताएं हो सकती है, जैसे कि ये निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। दूसरा, ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। तीसरा, ये निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। ये असीमित होती है और सर्वोच्च होती है। तो ये है कानूनी संप्रभुता। संप्रभुता का तीसरा प्रकार है राजनीतिक संप्रभुता या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है, इसके अंतर्गत कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयाँ होती है। कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध है। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। और कानूनी संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। डाइसी नामक एक राजनीतिक विचारक है जो अपने शब्दों में कहते हैं कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने कानूनी संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है, जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं, और वही राजनीतिक संप्रभु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संप्रभु हमेशा कानूनी संप्रभु के पीछे निहित रहते हैं, परंतु शक्ति वास्तव में उनके हाथ में ही होती है। चौथा और अंतिम इसका संप्रभुता का जो प्रकार है वो है वेद और यथार्थ संप्रभुता
डे जूरे अथवा डे फैक्टो सॉवरेनिटी। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वेद संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है, उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। सामान्यतया वेद और यथार्थ संप्रभु अलग अलग नहीं होते, किंतु जब कोई व्यक्ति एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य के विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा कर क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग से जब शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वैध संप्रभु पुरानी सरकार ही रहती है और नवीन स्थापित सरकार राज्य की वास्तविक संप्रभु बन जाती है। तो इस तरह से वेद और यथार्थ संप्रभुता, लेकिन ये जो वेद और यथार्थ संप्रभुता होती है, ये अधिक समय तक एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते। या तो वेद संप्रभु थोड़े समय बाद विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन शक्ति का अंत करके फिर से यथार्थ संप्रभु बन जाता है, या विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन सरकार संविधान में परिवर्तन करके और किसी प्रकार से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर वेद संप्रभु भी बन जाती है। पांचवा इसका महत्वपूर्ण प्रकार है जन संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी। 18वीं सदी तक विश्व के प्राय सभी राज्यों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासनकाल में ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। रूसो नामक जो राजनीतिक विचारक हैं, उनके द्वारा ये पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में सबसे पहले स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात की गई। रूसो ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है और राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है। सरकार, शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का आधार भी जन संप्रभुता का यही विचार था और वर्तमान समय में ये विचार सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रेरणादायक राजनीतिक विचार है। और लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो लोकतंत्र का आधार बन गई है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार संप्रभुता के विविध रूप है, जिसे हमारे लिए जानना और समझना जरूरी है।